नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि पहला पार्ट है जो भारत का शीत युद्ध का दौर, उसका जो लास्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध, उसके बारे में। तो चलो मित्रों शुरुआत करते हैं हम। आज का अपना टॉपिक है इसका भारत और शीत युद्ध, और इस पार्ट का ये लास्ट है जो टॉपिक है। और परसों गुरुवार से हम अगले पार्ट जो दूसरा अपना जो पार्ट है उसकी चर्चा शुरू करेंगे। भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने दो स्तरों पर है वो अपनी भूमिका है निभाई है। आपको पता होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों में भारत की गिनती आती है। तो भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौरान अपने दो स्तरों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई है। एक नंबर देखते हैं, भारत ने सचेत रहते हुए अपने आप को दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रखा। सबसे बड़ी बात भारत के लिए यही है कि भारत ने खुद को सावधान रखते हुए दोनों जो गुट हैं महाशक्तियों के, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका का, उन दोनों गुटों से भारत ने अपने आप को अलग रखा। दूसरा, नए आजाद हुए देश जो इन महाशक्तियों के गुटों में चले गए, उन देशों का भारत ने पुरजोर विरोध किया। ऐसे देश जो नए नए आजाद हुए थे फिर भी वो इन दोनों महाशक्तियों के गुटों में शामिल हो गए, तो ऐसे देशों का भारत ने वो पुरजोर विरोध किया था। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत की जो नीति थी ये गुट निरपेक्षता की नीति, वो न तो हम नकारात्मक कह सकते हैं और न ही उसको निष्क्रियता की नीति कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे संसार को, विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता को पलायन की नीति नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसार को बताया कि आप गुट निरपेक्षता को भागने की नीति मत कहना, कायर की नीति। क्योंकि कई आलोचकों का मानना था कि गुट निरपेक्षता एक भागने, पलायन करने की नीति है, युद्ध का मैदान छोड़ने की नीति है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता को पलायन की नीति नहीं है, कोई भागने की नीति नहीं है। भारत शीत युद्ध की प्रतियोगिता को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में था। भारत का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शीत युद्ध की जो युद्धों की प्रतियोगिता चल रही है उसको कैसे भी भारत ने कमजोर कर दिया था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और युद्ध होने से रोका। जो दोनों गुट थे, सोवियत संघ, रूस और दूसरी और अमेरिका का गुट, तो दोनों गुटों के बीच जो भी मतभेद थे उनको कम करने की कोशिश भारत ने की थी और दोनों देशों के बीच युद्ध होने से भी भारत ने रोका था। भारत के नेताओं ने शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता की और दोनों गुटों को बातचीत करने के लिए तैयार किया। भारत के जो भी नेता थे उन्होंने शीत युद्ध के दौरान क्या किया, जो दोनों गुट थे, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका का गुट, दोनों गुटों को बातचीत करने के लिए तैयार किया और दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता भी भारत ने की थी। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को भी ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल और भी कई देश थे, ऐसे उन देशों को भी भारत ने प्रोत्साहित किया कि आप भी हमारी तरह ये कार्य करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल का निर्माण किया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से ऐसे देशों का एक संघ तैयार किया कि वो देश आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता भारत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों का मानना था कि गुट निरपेक्षता कमजोरों की निशानी है। अब जो आलोचना करने वाले हैं उनका मानना था कि ये गुट निरपेक्षता की नीति है वो भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को मानना था कि गुट निरपेक्षता एक कमजोरों की नीति है, यानी युद्ध से भागने की नीति है। गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का कम से कम दो तरह का फायदा जरूर किया है। ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसने कम से कम भारत का है वो दो तरह से लाभ फायदा किया है। पहला लाभ क्या है, गुट निरपेक्षता के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली तथा भारत ने कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जिससे भारत का खुद का लाभ हुआ। यानी इसी गुट निरपेक्षता आंदोलन के कारण भारत को पूरे संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को, भारत को एक नई पहचान मिली तथा भारत ने खुद ने कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को हुआ था। गुट निरपेक्षता के कारण भारत के संबंध दोनों महाशक्तियों से अच्छे बने रहे और दोनों महाशक्ति ने भारत की इज्जत की और भारत पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाला। दूसरा फायदा क्या हुआ भारत को गुट निरपेक्षता का, कि जो दोनों महाशक्ति थी, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, दोनों महाशक्तियों ने भारत की इज्जत की और भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाला। तो ये दो फायदे हैं, ये भारत को हुए थे गुट निरपेक्षता के कारण।
भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना भी की गई है और हम यहाँ पर है वो दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दो फायदों के बारे में पढ़ा कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के कारण भारत को कौन से दो फायदे हुए, लेकिन ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसके कारण से भारत की आलोचना भी की गई थी और अभी हम यहाँ दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। पहली आलोचना ये है, आलोचना करने वालों का मानना था कि गुट निरपेक्षता एक सिद्धांत विहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पक्ष लेने से बचता रहा है। पहली आलोचना यह है कि आलोचना करने वालों का मानना है कि गुट निरपेक्षता एक सिद्धांत विहीन नीति है, यानी इसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है और भारत ने अपने फायदों के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई अपना पक्ष नहीं लिया है। यह आलोचना करने वालों का मानना था कि गुट निरपेक्षता के अंदर कोई सिद्धांत नहीं है और भारत है अपने खुद के स्वयं के फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कई बार भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई भी पक्ष नहीं लेता है। दूसरी आलोचना है, आलोचना करने वालों का मानना है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, क्योंकि भारत कहता था कि हम न तो रूस का साथ देंगे और न ही अमेरिका का। दूसरी आलोचना करने वाला का मानना है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, भारत कहता कुछ और है और करता कुछ और है, क्योंकि भारत कहता था कि हम न तो रूस का साथ देंगे और न ही अमेरिका का, लेकिन हुआ क्या, भारत ने 1971 में सोवियत संघ रूस के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि उस समय बांग्लादेश संकट के कारण भारत को उम्मीद थी कि रूस भारत की राजनीतिक और सैनिक सहायता करेगा। यह आलोचना करने वालों का कहना है कि भारत कहता कुछ और है और करता कुछ और है। भारत कहता है कि हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे, ना तो हम अमेरिका का समर्थन करेंगे और न ही हम सोवियत संघ रूस का समर्थन करेंगे, लेकिन इसी भारत ने क्या किया, 1971 के समय सोवियत संघ रूस के साथ एक मित्रता की संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि उस समय बांग्लादेश संकट चल रहा था। पाकिस्तान का टुकड़ा करके हम लोगों ने पता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उदय हुआ था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश संकट के कारण भारत को उम्मीद थी कि रूस है वो भारत की राजनीतिक और सैनिक सहायता करेगा। तो ये दूसरी आलोचना है। आलोचना करने वालों का मानना है कि भारत कहता कुछ और है और करता कुछ और है। भारत कहता है कि गुट निरपेक्षता के कारण हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसी भारत ने 1971 में सोवियत संघ रूस के साथ एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि भारत का उसमें यह स्वार्थ छुपा हुआ हो सकता है कि बांग्लादेश संकट के कारण भारत को उम्मीद थी कि रूस भारत की राजनीतिक और सैनिक सहायता करेगा। इसीलिए आलोचना करने वालों का कहना है कि भारत का जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है। भारत एक तरफ तो कहता है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और दूसरी तरफ भारत रूस के साथ मित्रता की संधि पर भारत हस्ताक्षर करता है। इसलिए आलोचना करने वालों का कहना है कि भारत एक तरफ तो कहता है कि हम क्या करेंगे, किसी भी देश के साथ या दोनों गुटों के साथ कोई संधि या उनके गुट में शामिल नहीं होंगे, वहीं दूसरी ओर भारत खुद क्या कर रहा है, रूस के साथ मित्रता की संधि पर है वो हस्ताक्षर कर रहा है। तो ये जो दो आलोचनाएं हैं इनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो मित्रों, आज अपना जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और दूसरा जो अध्याय है उसकी हम शुरुआत है वो परसों से करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इस पहले पार्ट के अंदर जो भी 7 भाग आपको जो 7 वीडियो देखने को मिले वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करना। बहुत जल्द मिलता है हमें एक नए वीडियो के साथ।